गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 19 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिट्टी। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी वीडियो आप लोग देखने के लिए मिस कर चुके हैं, बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे। जितने भी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं सभी चैप्टर अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप लोग मिस किए हैं वो चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं सर्च करके। हमें आज पढ़ना है बच्चों 19.10 मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन। तो मिट्टी क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। मिट्टी हमारे प्रकृति में ही प्राप्त है बच्चों, इसलिए मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी से हमें भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, खनिज, ईंधन, निर्माण कार्य हेतु सामग्री, शुद्ध वायु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त होती है ना। यानी कि बच्चों क्या है, मिट्टी से हमें क्या मिलता है? भोजन, है ना। हमें भोजन मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? क्योंकि मिट्टी में ही पौधे उगाए जाते हैं, फसल उगाए जा सकते हैं, है ना। वस्त्र भी हमें मिट्टी से जो पौधे उगाए जाते हैं, पौधों से ही हमें रेशा प्राप्त होता है, जिससे कि वस्त्र बनता है। औषधियाँ पेड़ पौधों से ही बनते हैं, है ना। खनिज, ईंधन, ये सभी कहाँ से आते हैं? मिट्टी से ही आते हैं। तो इन सभी का निर्माण कार्य हेतु जो सामग्री, शुद्ध वायु भी और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। यह मकानों, इमारतों, सड़कों को आधार प्रदान करती है। तो मिट्टी जो है ये आधार प्रदान करती है किनको? मकानों को, इमारतों, बड़े बड़े सड़कों को, है ना। इससे कई प्रकार के बर्तन एक खिलौने बनाए जा सकते हैं, है ना। बर्तन एवं खिलौने बनाए जा सकते हैं मिट्टियों से। यह जीवाणु, कवक, कीड़े मकोड़े, केंचुए, सांप, चूहों आदि जंतुओं और पौधों का वास स्थान है। तो बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि जो केंचुए हैं, केंचुए को ही कृषि मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होते हैं और मिट्टी के अंदर क्या करते हैं? मिट्टी में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें खाते हैं और मल के रूप में क्या निकालते हैं? खाद, है ना, जैविक खाद। तो उसे क्या होता है बच्चों की वायु, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है ना, उनको ये कम करते हैं केंचुए। इसी प्रकार से कीड़े मकोड़े, कवक, जीवाणु, है ना, सांप जो है, ये सभी कहाँ रहते हैं? इनका स्थान मिट्टी में ही होता है, यानी कि भूमि पे ही होता है। तो इन सभी जंतुओं का और पौधों का वास कहाँ है? ये वास स्थान है क्या? मिट्टी। इसके नष्ट होने पर इसकी भरपाई करना कठिन है, यानी कि मिट्टी यदि नष्ट हो जाएगी तो इसकी भरपाई करना क्या होगा? कठिन होगा। इस प्राकृतिक संसाधन का मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषण होता है ना। ये क्या होता है? जो ये प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, इसका मनुष्य के द्वारा कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिनके कारण से प्रदूषण होता है। अतः इसका संरक्षण करना आवश्यक है, यानी कि मिट्टियों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य के कुछ क्रियाकलाप हैं जिनके द्वारा जो मिट्टी है वो अधिक मात्रा में प्रदूषित हो रही है। तो इनके बचाव के लिए हमें इनकी सुरक्षा करना चाहिए, है ना। अब हम देखेंगे 19.11 मिट्टी का प्रदूषण। जल और वायु की तरह मिट्टी भी प्रदूषित होती है बच्चों। जिस प्रकार से जल प्रदूषित होता है, इसी प्रकार से वायु भी प्रदूषित होता है और इसी प्रकार से मिट्टी भी प्रदूषित होती है। तो आइए देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप के द्वारा। क्रियाकलाप 7, अपने घर के कचरे में से फल, सब्जियों के छिलके और बचे खाद्य पदार्थों को एक थैली में एकत्र कर लें, है ना। हमारे घरों से कचरे निकलते हैं बच्चों, फल सब्जियों के छिलके निकलते हैं और बचे हुए जो खाद्य होते हैं, यानी कि जो खाना बचा हुआ होता है, खाद्य पदार्थ बचे हुए होते हैं, तो इन पदार्थों को
क्या करना है, एक थैली में इकट्ठा करना है। कुछ रद्दी कागज़ों को दूसरी थैली में तथा तीसरी में प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कांच व धातु के टुकड़ों को एकत्र कर लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार घरों से जो निकलने वाले कचड़े हैं उनको अलग जो थैली है उसमें एकत्रित करना है, और कुछ रद्दी कागज़ों को दूसरी थैली में इकट्ठा करना है, और तीसरी में क्या करना है, प्लास्टिक की थैलियाँ और टूटे हुए जो कांच व धातु होते हैं उन टुकड़ों को हमें एकत्र करना है। फिर इन्हें थैलियों से निकाल कर अलग अलग स्थान पर ज़मीन में गड्ढा बनाकर गाड़ दें और निशान लगा दें, है ना। हमें 3 अलग अलग गड्ढे बनाना है और गड्ढों में क्या करना है, इन थैलियों को गाड़ देना है, ठीक है। यानी कि थैलियों से निकाल कर हमें डालना है बच्चों। जैसे ये खाद्य पदार्थ जो बचे हुए थे, फल की सब्जियां, उनको एक गड्ढे में डालना है, ठीक है, थैली से निकाल कर। दूसरी थैली में जो कागज़ रद्दी कागज़ थे उनको निकाल कर डालना है, और तीसरे गड्ढों में प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे हुए कांच थे, धातु के टुकड़े थे, उन्हें हमें गाड़ देना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, तीनों गड्ढों में हमें निशान लगा देना है, और 8 से 10 दिनों बाद वापस गड्ढों को खोदकर गाड़ी गई वस्तुओं का अवलोकन करें, है ना। हमें अवलोकन करना है, हमें देखना है कितने दिनों के बाद, 8 से 10 दिनों के बाद, ठीक है। गड्ढों को हमें खोदना है और फिर से देखना है। तो खोद कर जब गाड़ी गई वस्तुओं का हम अवलोकन करेंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो कक्षा में इसकी चर्चा करें। तो देखिए, जब आप लोग गड्ढे को खोद कर देखोगे, अवलोकन करोगे, तो इससे कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना, कि कौन सा जो थैली वाला खाद्य पदार्थ था, या रद्दी कागज़ वाला थैली का, या फिर प्लास्टिक के जो टुकड़े वगैरह रखे गए थे, कौन से गड्ढे में किसका जो अपघटन होता है वो किसमें पहले हुआ। तो आइए देखते हैं, आपने अपने गांव, कस्बे या शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर देखे होंगे। इनमें रद्दी कागज़, चिथड़े, चमड़े के पुराने जूते, बैग आदि होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, है ना। अपघटित हो जाते हैं किनके द्वारा, मिट्टियों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये सभी जो गड्ढे में डाले हुए थे वो क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं तथा विघटनशील होते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किंतु इनके साथ ही धातु की वस्तुएं, कांच के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जो बाल्टियाँ, बोतल, डिब्बे आदि भी होते हैं, जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा धीमी गति से अथवा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित जल्दी हो जाता है, और कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनका अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है ना। और यहाँ पर देखिए, यह मृदा प्रदूषण का एक कारण है ना, जो कि बहुत ही धीरे होता है। तो कौन सा पदार्थ है जो कि बहुत ही धीरे होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो प्लास्टिक है और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं, जैसे कि आप लोग घरों में यूज करते हैं, बाल्टियाँ, बोतल, डिब्बे, है ना, ये सभी प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो आप लोग इनका यूज करते हैं घरों में। तो इन सभी को जब हम गड्ढों में डालते हैं तो क्या होता है, इनका जो अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो बहुत ही धीमी गति से होती है, और कभी कभी तो क्या होता है, नहीं होता है ना। या तो होगी तो बहुत धीमी गति से, या तो नहीं होता है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है ना। यह मृदा प्रदूषण का एक कारण है ना। इसी कारण से ये क्या है, मृदा प्रदूषण, यानी मृदा यानी कि मिट्टी, तो यही मृदा प्रदूषण का कारण है। अतः ऐसी वस्तुओं का कूड़ा करकट मिट्टी को अनुपयोगी बनाता है ना। जो ये प्लास्टिक की बनी वस्तुएं होते हैं, धातु होते हैं, ये सभी क्या होते हैं,
ये मृदा के प्रदूषण के कारण बनते हैं, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं, इसलिए ये मिट्टी को अनुपयोगी बनाते हैं, है ना। यदि वो अपघटित हो जाते हैं मिट्टी में तो क्या होता है, मिट्टी उपयोगी होता है ना। पर यदि अपघटन नहीं होता है तो इस कारण से क्या होता है, मिट्टी को अनुपयोगी बनाता है। बड़े शहरों की एक और जटिल समस्या जिससे आप सभी परिचित हैं, वह वाहित मल यानी कि सीवेज के निपटान की है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी जटिल समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जितनी आबादी होते हैं उतने ही कूड़े करकट गंदगी ये सभी फैलते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, वाहित जो मल होते हैं सीवेज के निपटान की है। जैसे कि देखिए, जब वाहित मल लगातार मिट्टी में मिलता है तब मिट्टी के सारे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, है ना। रंध्र आप लोग समझते हैं, रंध्र यानी कि जहाँ पर होल होता है ना, स्पेस होता है, छेद होता है। तो जो मिट्टियों में रंध्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। किन कारणों से, वाहित मल लगातार मिट्टी में मिलता जाता है, इस कारण से मिट्टी के सारे रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के भीतर वायु और जल का संचरण, है ना, ठीक से नहीं हो पाता है। आप सभी जानते हैं बच्चों की जो जिस मिट्टी के भीतर क्या होता है, वायु का संचरण होता है, जल का संचरण होता है, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं मिट्टी में तो पौधों को वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है ना। तो मिट्टियों में अच्छी तरह से वायु और जल का संचरण ना होने से क्या होते हैं, पौधे भी वृद्धि नहीं करते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी के भीतर वायु और जल का संचरण ठीक से नहीं हो पाता है, किस कारण से, वाहित मल के कारण, क्योंकि ये लगातार मिट्टी में मिलते जाते हैं, जिससे इनका रंध्र बंद हो जाता है। और रंध्र बंद हो जाएगा बच्चों तो मिट्टी में जो जल है और वायु है उसका संचार नहीं हो पाता है। ऐसी मिट्टी में पौधों का उचित विकास नहीं होता है ना। जहाँ पर जो रंध्र बंद होता है मिट्टियों का और जिसमें वायु और जल का संचरण ठीक से नहीं हो पाता, तो ऐसी मिट्टी में पौधों का उचित विकास नहीं होता है। वाहित मल के मिट्टी में मिल जाने से एक समस्या और भी उत्पन्न हो सकती है, वह है इसमें पाए जाने वाले टाइफाइड, डायरिया, टीबी आदि रोगों के रोगाणुओं का मिट्टी में मिल जाना। स्पष्ट है, ऐसी मिट्टी समय समय पर बीमारी फैलाने का कार्य कर सकती है, यद्यपि कृषि जीवन का आधार है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाहित मल के मिट्टी में मिल जाने से और भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। वह समस्या कौन सी है, बीमारियों का उत्पन्न होना, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइफाइड जैसे बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जो डायरिया है ये बीमारियाँ, और टीबी का नाम भी आप लोग सुने होंगे, है ना। ये सभी जो बीमारियाँ हैं बहुत ही डेंजरस है, और ये रोगों से रोगाणुओं का मिट्टी में मिल जाना, है ना। तो स्पष्ट है, ऐसी मिट्टी समय समय पर बीमारी फैलाने का कार्य करती हैं। तो बच्चों, ये मिट्टियों से ही, बिल्कुल मिट्टियों से ही फैलाए जाते हैं, ऐसी बीमारियां फैलते हैं। तो देखिए कि यद्यपि कृषि जीवन का आधार है, कृषि क्या है, जीवन का आधार है, परंतु फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशी, कवकनाशी की अधिक मात्रा भी मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनती है ना। जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनती है वो अधिक से अधिक फसलों पे क्या डालते हैं, कीटनाशी यानी कि कीटों को मारने वाली दवाइयाँ, कवकनाशी, है ना, जो फफूंद वगैरह होते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए ये सभी कीटनाशी, कवकनाशी दवाइयाँ डाली जाती हैं बच्चों फसलों पर, जिससे क्या होते हैं, मिट्टी प्रदूषित होते हैं, है ना। तो इनके कारण भी क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण का कारण बनती है, मिट्टी का प्रदूषण का कारण बनती है। और रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में लगातार उपयोग तथा खारे जल से निरंतर सिंचाई करने से भी भूमि प्रदूषित होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम मिट्टी के प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो किन किन कारणों से जो मिट्टी है हमारा वो प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टियों में नहीं अपघटित नहीं हो पाते हैं,
और कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जैसे कि जो वाहित मल है ये मिट्टियों में मिलते हैं तो किस प्रकार से रंध्र बंद हो जाते हैं, वायु जल का संचार नहीं हो पाता है और इसी कारण की वजह से हमारा जो मिट्टी है प्रदूषित होता है। और साथ ही साथ जो कृषि होते हैं, कृषि के अधिक से अधिक छिड़काव करने की वजह से फसलों में जो कवकनाशी दवाई होती है, कीटनाशी दवाई होती है, उनके कारण भी मिट्टी प्रदूषित होते हैं। और साथ ही साथ देखिए आप लोग कि जो उर्वरकों का अधिक मात्रा में लगातार उपयोग करने से, है ना, जो खाद वगैरह होते हैं बच्चों, इनका अधिक से अधिक मात्रा में लगातार उपयोग किया जाए तो क्या होता है, ये भी खारे जल से निरंतर और जो इन उर्वरकों का अधिक से अधिक मात्रा में लगातार उपयोग करने से और खारे जल से निरंतर सिंचाई करने से भी भूमि प्रदूषित होती है। और कारखानों से निकलने अपशिष्ट पदार्थ भी मिट्टी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों जो खारे जल होते हैं जैसे कि समुद्र के जल होते हैं, बहुत ही खारा होता है, उसमें जो लवण की मात्रा होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और पौधों को बहुत ज़्यादा अधिक लवण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि खारे जल का हम सिंचाई करें यानी कि हम अपने फसलों में जो पानी हम डालते हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है फसलों को, जो हम पानी देते हैं, तो खारे जल से हम यदि सिंचाई करते हैं तो बहुत ही क्या होता है, हमारा मिट्टी प्रदूषित होता है। साथ ही क्या होते हैं, पौधे भी वृद्धि करना बंद कर देते हैं। जो कल कारखाने होते हैं बच्चों, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, तो उनके कारण से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बड़े बड़े कारखानों से, है ना, तो वो सारे अपशिष्ट पदार्थों के कारण भी मिट्टी क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। अब हम देखेंगे 19.1.2 मिट्टी का संरक्षण। हम किस प्रकार से मिट्टियों का संरक्षण कर सकते हैं, है ना, यानी कि मिट्टियों का सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा मनुष्य के द्वारा मिट्टी का निर्माण संभव नहीं है, है ना, क्योंकि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, प्रकृति द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ है ना। तो जो प्राकृतिक में ही मिट्टी का निर्माण होता है, तो मनुष्य के द्वारा मिट्टी का निर्माण करना क्या है, संभव नहीं है। इसका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है, अतः इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए जिससे मिट्टी को क्षति ना पहुँचे। तो देखिए कौन कौन सा हमें संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करने का उपाय ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ उपाय दिए गए हैं। पेड़ पौधे मिट्टी के सबसे अच्छे संरक्षक हैं, है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ये मिट्टी का बहुत ही अच्छे से सुरक्षा करते हैं, तो बहुत ही अच्छे संरक्षक हैं कौन, पेड़ पौधे। तो देखिए भूमि का वह भाग जो पेड़ पौधों से घिरा रहता है ना, पेड़ पौधों से घिरा रहता है, क्यों, भूमि का वह भाग, यानी कि कुछ भूमि के भाग होते हैं जो कि पेड़ पौधों से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, अपरदन से बचा रहता है ना। जो घिरा रहता है वही क्या होता है, अपरदन से बचा रहता है। सेकंड देखेंगे बच्चों, अतः कृषि के लिए उपयोग में न लाई जा रही भूमि में वृक्ष लगाने चाहिए। क्या होता है, अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे बच्चों, तो क्या होता है, मिट्टी का जो अपरदन है वो कम होता है ना, यानी कि मिट्टी का जो हानि होता है, क्षय होता है, वो कम होगा। और कृषि के लिए भी उपयोग में लाई जा रही भूमि में वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा मिट्टी की जो मिट्टी है वो सुरक्षित रहेगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ढालू पहाड़ी, है ना, जहाँ ढलान वाला पहाड़ी जगह होता है, तो ढालू पहाड़ी भूमि क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या ढलान में मेड़ जैसे उभार ऊंचाई बनाकर वहाँ पौधे या फसलें उगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। तो जहाँ पर ढलान होती है बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, मिट्टियों का अपरदन अधिक होगा, है ना। जहाँ पर ढलान जगह होती है, पहाड़ी जगह होती है, वहाँ का जो ऊपर में जितने भी मिट्टी होते हैं, बारिश की वजह से वो सारे मिट्टी नीचे की ओर बह सकते हैं। तो वहाँ का जो मिट्टी का अपरदन है उसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाया जा सकता है और वहाँ पर भी
जो ढलान पर मेड़ होती है ना। मेड़ आप लोग जानते हैं किसे बोला जाता है। जैसे खेत होते हैं, ठीक है, खेतों में कुछ ऊंचाइयों पर मिट्टी डला होता है जिस पे चल सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मेड़ कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेड़ बनाकर क्या करना है, पौधे या फिर फसलें उगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। उस जगह पे यदि पेड़ या कोई वृक्ष लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, मिट्टी को बांधे रखेंगे अपनी जड़ों में, जिसके कारण से मिट्टियों का अपरदन नहीं होगा। और फसलें उगाएंगे तो मिट्टी को वो बांधे रखेंगे, इससे भी हमारा मिट्टियों का सुरक्षा होगा, अपरदन नहीं होगा। थर्ड देखेंगे, कार्बनिक कूड़ा, गोबर, पत्तियाँ, फसलों के अवशेष, रसोई घर व बाजार की सब्जियों और फलों का कचरा जैविक खाद के रूप में मिट्टी को लौटाया जाना चाहिए, है ना। तो ये सभी जो होते हैं, घरों से जो निकलने वाले कचरे होते हैं बच्चों, इनको ज़रूर हमें क्या करना चाहिए, गड्ढा खोदना चाहिए और उसमें डालकर बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर से खाद, जैविक खाद के रूप में हमारे मिट्टी को लौटाया जाना चाहिए, यानी कि लौटा दिया जा सकता है। फोर्थ में देखेंगे, वाहित मल, कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों आदि को बहुत ही सुरक्षित तरीके से निष्कासित किया जाना चाहिए, है ना। निष्कासित यानी कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकालना चाहिए बाहर, है ना, जिससे इन पदार्थों से होने वाले प्रदूषण से मिट्टी को बचाया जा सके। यानी कि बच्चों, जो वाहित मल होते हैं, कारखाने के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन सभी को हमें सुरक्षा यानी कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमें निकालना है, बाहर निकालना है, निष्कासित करना है। और क्या करना है, उनको एक विशेष स्थानों पर ही ले जाकर छोड़ना है, ताकि और जो हमारी भूमि होती हैं उनको नुकसान न पहुँचे, है ना। और वो सुरक्षित रहे, हमारी भूमि जो है, मिट्टी जो है, वो सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से हम अपनी जो प्रदूषित हो रही है मिट्टी बच्चों, इसको बचाया जा सकता है। हम इस प्रकार से मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। फिफ्थ है, वनों के अनावश्यक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो बच्चों, ये तो रोक लगाई जा चुकी है, आप सभी जानते हैं। सरकार द्वारा जंगलों को जो काटा जाता था पहले, जंगलों को बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो सभी क्या करते थे, जंगलों को काटना शुरू कर दिए थे। अब क्या हो गया है, वनों को काटना, जो कटाई होती थी उनको बंद कर दिया गया है, सरकार द्वारा रोक लगा दी जा चुकी है। तो वनों के अनावश्यक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए, है ना। तो ये हम पॉसिबल हो सके इसलिए हम रोक लगा चुके हैं, सरकार द्वारा लगाई जा चुकी है। 6 में देखेंगे, खनन क्रियाओं के दौरान खोदे गए गड्ढों को फिर से भर देना चाहिए। लगातार खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अतः मिट्टी की जांच कर इसका उपचार विभिन्न प्रकार की जैविक खादों तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, किस प्रकार से यदि हम लगातार खेती करें तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है, पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए हमें फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टियों को क्या करना है, जांच करके उनका उपचार करना है। और उपचार किस प्रकार से करेंगे, जो जैविक खाद होते हैं उनका उपयोग करके उनको मिलाकर मिट्टी में, और रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, पोषक तत्वों वाला बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 19.13, मिट्टी की जांच एवं उनका उपचार। तो मिट्टी की जांच किस प्रकार से कर लेते हैं और उनका जो है उपचार किस प्रकार से करना है। तो देखिए, कृषि में मिट्टी की जांच मिट्टी के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी मिलती है, जैसे मिट्टी में लवणता, क्षारीयता,
अथवा अम्लीयता की समस्या की पहचान व जांच कर आवश्यक तत्वों को मिट्टी में डालकर फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा की जानकारी मिलती है ना। जो कृषि में मिट्टी की जांच, मिट्टी के किसी नमूने की रासायनिक जांच है ना। तो भूमि में उपलब्ध जो पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी मिलती है इससे। और जैसे मिट्टी में लवणता की कमी होती है, यानी कि जो नमक होते हैं उनकी खनिज की कमी होती है, क्षारीयता की, अम्लीयता की समस्या होती है। तो इन सभी का पहचान करके हमें जांच करके आवश्यक तत्वों को मिट्टी में डालकर फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको देने हैं। मिट्टी की जांच करने का क्या कारण है, समझाइए। और वृक्षों को काटने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आप अपने आसपास की मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों जिसका आंसर आपको देना है। बहुत ही इजी है। और यहाँ पर देखिए हमने सीखा, तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है ना। तो आइए देखते हैं। हवा और पानी की तरह मिट्टी भी जीवन का आधार है। मिट्टी को गहराई तक खोदने से अलग अलग परतें दिखाई पड़ती है। जब हम मिट्टी को खोदते हैं बच्चों गहराई तक, तो खोदने से क्या होता है, अलग अलग परत हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप लोग देखे थे जो शुरुआत वाली मिट्टी होती है सबसे फर्स्ट में, तो वो ह्यूमस से भरी होती है। फिर उसके बाद में हमें कुछ चिकनी मिट्टी, फिर उसके बाद बजरी, उसके बाद में मोटे बड़े पत्थर, इस प्रकार से हमें फिर चट्टान, इस प्रकार से मिट्टी हमें देखने को मिलते हैं। यह मिट्टी की परिच्छेदिका है। इन्हें मिट्टी की क्या कहा जाता है, परिच्छेदिका। विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों से चट्टानें टूटकर बारीक कणों में बदल जाती है, जिसमें सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस यानी कि के मिल जाने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चों मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों के मिल जाने से। ठीक है। मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार के कण होते हैं, बजरी, रेत, गाद और क्ले। क्ले किसे कहा जाता है, चिकनी मिट्टी के कण है ना। दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी रेत और ह्यूमस से मिलकर बनती है। यह पौधों के विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मिट्टी के कणों के बीच रंध्रावकाश पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी सरंध्र हो जाती है। गेहूं और चना की चिकनी व दोमट मिट्टी में तथा कपास को रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत का नुकसान मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तेज हवा, बहते पानी के अलावा जंगलों को काटने, पशुओं के चरने, अत्यधिक कृषि एवं भूमि की खुदाई से मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा मिलता है। कूड़े करकट, वाहित मल, जिसे सीवेज भी कहा जाता है बच्चों, मल को कीटनाशी, कवकनाशी, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होते हैं, मिट्टी प्रदूषित होती है। मिट्टी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी की जांच से भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर उपचार करके भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर 20। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की बटन दबाइए और बेल आइकन के बटन भी दबाइए। ठीक है। और जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ने के लिए मिस कर चुके हैं, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर सर्च कीजिए। जितने भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो सभी यूट्यूब पे अवेलेबल है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।